हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमी। और आज हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट, एक डिफरेंट टॉपिक पिक करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के टर्म में हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए जितने भी एनसीईआरटी से निकल सकते हैं, बट एक टॉपिक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग पैराग्राफ में, अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है, स्पेसिफिकली एक जगह पर नहीं है अपार्ट फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, तो वो भी आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हमारे रहेंगे। ये हमारा आज जो है फाइनल टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस इकोनॉमी कंपोनेंट से, एंड इसमें इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक्स रहेंगे। प्लस जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें हम एक और चीज जो करने वाले हैं वो इंडिकेटर्स करेंगे हम। ठीक है, इंडिकेटर्स भी हम इसमें करने वाले, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स में। बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इंडिकेटर्स के बारे में पूछ लेते हैं, कौन सी एजेंसी कौन सा इंडिकेटर रिलीज करती है, रिपोर्ट रिलीज करती है, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो वो सब कुछ हम कवर अप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड जो भी इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, सो ये हमने सारे जो भी पहले चैप्टर्स किए, टॉपिक्स किए हैं, उसमें स्पेसिफिकली जहाँ जीडीपी की बात थी तो जीडीपी से रिलेटेड टॉपिक, इंडिकेटर्स वगैरह हमने कर लिया वो सब कुछ। बट यहाँ पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत फेवरेट टॉपिक बन चुका है यूपीएससी का, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसे हम कवर अप करेंगे। एंड वी ऑल्सो सी कि एनसीईआरटी से हम कैसे ये सब कुछ बहुत अच्छे लेवल पे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये स्किल जो हम चाह रहे हैं इस सीरीज से आप गेन करो कि एनसीईआरटी पढ़ने कैसे है और कैसे मेमोराइज एंड कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो हमारी इस कोशिश से, इस सीरीज से हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको आंसर करना है, देन एक्सप्लेनेशन वाला पेज देखेंगे, एंड देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा थर्ड स्लाइड में कि कौन सा सोर्स है, कि कौन से एनसीईआरटी बुक से हमने क्वेश्चन पिक किए। ठीक है, तो वो वन बाय वन वो भी हम देखते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी हम थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद हमें जब इंडेक्स करने हैं तो हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रीड कीजिए। न्यू इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट एडिशनल बर्डन ऑन नेशंस रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे पहले हमें स्टेटमेंट दी गई है सो दैट एक कॉन्टेक्स्ट बन जाए। तो न्यू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की बात यहाँ पे हुई है, देन नेशंस के रिसोर्सेज की बात यहाँ पर हुई है, एंड देन वी हैव थ्री स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्वायरमेंट को इकोनॉमी के साथ लिंक किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। द नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लीड्स टू हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सो दैट हम इसका आंसर निकाल सके। ऐसे यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये +1 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है वहां से फ्रेम किया गया है, एंड मैंने कोशिश की है कि ये सारे टर्म्स भी आपको यहीं पर एक्सप्लेन मैं कर दूं, बिकॉज ये इस चैप्टर में ये टर्म्स भी दिए गए हैं। यू शुड नो, सो दैट आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर करें। आपने रीड कर लिया हो तो इसका आंसर भी फटाफट कीजिए, एंड तब तक मैं सेकंड स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। द एनवायरमेंट्स कैरिंग कैपेसिटी हैज बीन इंटरप्टेड लीडिंग टू रिड्यूस्ड रीजनरेशन रेट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट हैज आल्सो रिड्यूस। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हो गए हमारे। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है द नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट। नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो है नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। अब इस तरह के जो चेंजेस हैं तो इससे बेसिकली आपके जो जो फॉर एग्जांपल फ्लडिंग है, ड्रॉट है, इस तरह के जो सिचुएशंस जो जो इकोनॉमी को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं वो भी बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, तो जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट को अभी लोगों की सस्टेनेबिलिटी या उनकी हेल्प के लिए उनको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, उनकी चाहे हेल्थ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो हंगर का सिचुएशन अभी है, लेबर क्राइसिस, लेबर की मूवमेंट का जो क्राइसिस हो गया है, उस सब को हैंडल करने के लिए जो पैसा गवर्नमेंट को अभी इस कोरोना आउटब्रेक की वजह से लगाना पड़ रहा है, अगर वो ऐसी सिचुएशन ना होती तो ये पैसा हम जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस या फिर इसी तरह के रोड, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने पे लगा सकते हैं। तो उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसा है, इस पैसे को आप कहाँ पे लगा सकोगे, कि अगर एक चीज आप पकड़ते हो तो दूसरी चीज जो छूट रही है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है।
ठीक है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की वजह से डेफिनेटली हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, सो इसे हम कंसिडर करेंगे बिकॉज जैसे मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के इश्यूज की वजह से जो आपके ड्रॉट्स वगैरह आते थे या फ्लडिंग आती थी वो और भी ज़्यादा सीवियर हो गई है, तो और भी ज़्यादा डैमेज कर रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको और भी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, तो हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी। ठीक है, ये टर्म भी क्लियर हो गया इसके साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, द एनवायरमेंट केयरिंग कैपेसिटी। केयरिंग कैपेसिटी बेसिकली होती है एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम बात करें कि वो जो उसके ऊपर प्रेशर है, जो लोग उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, डिमांड जो इन्वायरमेंट से हम रखते हैं, वो क्या वो डिमांड इन्वायरमेंट इजिली कैरी कर पा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर हम बात करें तो जो इन्वायरमेंट की आउट प्रोडक्शन थी, चाहे वो फूड के पर्पज से हो या फ्यूल के पर्पज से हो, वो बैलेंस थी कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी वो एनवायरनमेंट से पूरी हो पा रही थी। बट अब बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर थिंग्स, जो ये केयरिंग कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, ये बहुत इंटरप्ट हुई है एंड इट हैज लेड टू रिड्यूस्ड रीजनरेशन रेट ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट वगैरह के रिसोर्सेज, अब आपके फॉरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, नया फॉरेस्ट या नए प्लांट्स या नया ट्री डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और उससे कम टाइम में हम उसे वुड्स वगैरह जो है कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। एंड थर्ड टर्म है हमारे पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बेसिकली है इस कॉन्टेक्स्ट में कि फॉर एग्जांपल जो भी हम वाटर एयर पोल्यूशन हो गया या वाटर पोल्यूशन हो गया, अब पोल्यूशन अदरवाइज कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो वाटर में एयर में रहती है, बट जब ये इस लेवल पे हो जाए जो इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल ना हो, तो हम उसे पोल्यूशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट की वो कैपेसिटी जो एब्जॉर्व कर लेने की कैपेसिटी है इन सारी नेगेटिव चीज़ों को, तो वो कैपेसिटी जब रिड्यूस होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि रिडक्शन इन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम जैसे अब देख रहे हैं कि पोल्यूशन इस लेवल पर है कि हमारी जो रिवर्स हैं वो उसे अपना जो वाटर है उसको प्यूरिफाई खुद से नहीं कर पाती है। इवन द मरीन लाइफ जो है, जो डिपेंड करती है वाटर पे, हु अदरवाइज कंट्रीब्यूट इन प्यूरिफाइंग द वाटर रिसोर्सेज, वो इंस्टेड ऑफ प्यूरिफाइंग वो खुद ही मर रही हैं, डाई हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग इज कि जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। मैं ये चाहता था कि ये तीनों स्टेटमेंट का मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं मीनिंग भी, सो दैट इसका मैंने इस वे में क्वेश्चन फ्रेम किया है। एंड सो आवर आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, सो डी इज आवर आंसर, दिस इज करेक्ट। एंड एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड केयरिंग कैपेसिटी के रिगार्डिंग पता लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से किया, ये +1 की एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर हमारे जो टॉपिक्स है वो +1 की एनसीईआरटी से हमने पिक किया है। एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ये सभी बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं, केयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एंड नेक्स्ट पेज पे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दिया गया है। ये है +1 की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 में ये दिया गया है, तो आपने ये रीड आउट कर लेना है एक बार चैप्टर 9 में। एंड जो टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट का नेम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पेज नंबर 164 165। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें रहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो इसी चैप्टर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज। ठीक है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज। अब हम देखेंगे कैसे एनसीईआरटी को पढ़ के आप यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ जो स्किल आप लोग गेन कर रहे हो इस सीरीज के थ्रू, उसको अप्लाई करना है अब आपने। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज सस्टेनेबल रेट ऑफ रियल जीडीपी। ये हम पहले जब जीडीपी का टॉपिक हमने किया था तो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कर लिया था, हम देख लेंगे इसको भी। सेकंड स्टेटमेंट है लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये देख लेंगे। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास फुल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डेफिनेटली ये नहीं हो सकता, दिस इज साउंड इन नेगेटिव एक टर्म हमें दिख रहा है, फुल एक्सप्लॉइटेशन।
ठीक है, ये तो बहुत नेगेटिव नेचर के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें विच मीन्स कि आप ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ करो जिससे एनवायरनमेंट भी सस्टेन करे और इकोनॉमी भी ग्रो करे। ठीक है, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों ही साइड बाय साइड हमारा चल सके। ठीक है, तो ऐसी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिल जाए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिल जाए। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट लगता है, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग एनवायरमेंट। तो बी इज आवर आंसर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, बी हमारा आंसर है। एंड यहाँ पर देखो यहाँ पे एक कमीशन के बारे में बात किया गया है। जो ये अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमने स्टेटमेंट देखा, ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये ब्रॉडलैंड कमीशन है। ये इस कमीशन का दिया हुआ स्टेटमेंट है। ठीक है, जो जिसका पहले इसका जो पहले जो नेम था वो भी यहाँ पे मेंशन है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पर मैंने वो आपको स्टेटमेंट वो डेफिनेशन भी दी है जो इस कमीशन ने ब्रॉडलैंड कमीशन ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो जो कि बेसिकली एक रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया, अवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया था, तो उन्होंने उसमें ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आई एम टेलिंग यू कि कैसे हम करंट से भी एंड एनसीईआरटी को मिक्सअप करके क्वेश्चन बना सकते हैं। यूपीएससी ने वैसे ही फ्रेम किया है। एंड ये बिल्कुल बाहर से क्वेश्चन नहीं है, ये देखते हैं हम कहाँ से आया था। ये यूपीएससी की बुक में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में ही ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ देखो स्पेसिफिकली उन्होंने ऑलरेडी बोल्ड लेटर्स में ये लिखा हुआ है, ब्रॉडलैंड कमीशन +1 की एनसीईआरटी पेज नंबर 172 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है। तो दिस शोज कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ो तो इस तरह के जो बोल्ड लेटर्स में टर्म्स, कॉन्सेप्ट या नेम्स दिए हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा डिटेल में जाना है कि ये किसके रिलेटेड थे, क्या इनका पर्पस था, किस ऑर्गेनाइजेशन से ये एसोसिएट करते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 9 पढ़ लीजिएगा 11th का, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस, क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बेसिकली हमसे पूछा गया है। अभी तक हमने देखा है देखो एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेसिकली वो है जब आप इस ग्रोथ के साथ साथ, मतलब सिर्फ नंबर के टर्म में या परसेंटेज वाइज आप जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो लोगों की डेवलपमेंट के बारे में भी। सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे उसके हेल्थ रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट हो, इस तरह के जो चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलते हो, बेसिकली इसमें आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर के वे में, कि आप ना ही सिर्फ रोड, डैम एक्सेट्रा बना रहे हो, लेकिन लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसमें भी आप बदलाव लेके आ रहे हो। ठीक है, उसको भी लिविंग स्टैंडर्ड जो है आप इम्प्रूव कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस बेसिस पे अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, तो ये हमारा आंसर है बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। एंड बाकी इसमें नहीं हो सकता, बिकॉज देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सस्टेनेबल इंक्रीज इन जीडीपी। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ जीडीपी के नंबर बढ़ने से ग्रोथ नहीं होती। वी नीड टू सी द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकंड देखो, तो थर्ड इसमें ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन की ग्रोथ से तो हम नेशन की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, तो ये डेफिनेटली गलत है। तो बी हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर भी देख लेंगे एंड एक्सप्लेनेशन जरूर रीड कीजिएगा। ठीक है, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया गया है। +1 की एनसीईआरटी अगेन वही चैप्टर है हमारा, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पेज नंबर 71। यहाँ पे पूरा पेज में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, पूरा पैराग्राफ का ही, पूरे पैराग्राफ को आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया सो दैट यू कैन रीड एंड यू विल गेट टू नो अदर थिंग्स ऑल्सो। यहाँ पे एक हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी वर्ड है, इस पे हम आगे चल के क्वेश्चन भी देखेंगे। मैं आपको बी से हिंट दे रहा हूँ ताकि आप जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ तो ये गलत ना हो आपके। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इजी क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमसे बेसिकली फुल फॉर्म पूछा है यूएनसीईडी का।
ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने आंसर पे आएंगे, आप लोग भी तब तक आंसर कीजिए। यहाँ पर हमारा आंसर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दिस इज वेरी डायरेक्ट आंसर, बी इसका आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बेसिकली देखो कहती है कि जो ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ये एक और भी नेम है रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं। ठीक है, उसका एक और नाम है। ठीक है, एंड इस समिट को हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस थिंग। एंड अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोर्स देख लेते हैं कहाँ पे था अभी। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें चैप्टर पेज नंबर 171 में ये दिया गया है नेशनल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो अब देखो क्वेश्चन किस वे में फ्रेम किया गया। ठीक है, तो आपने इस तरह के जो एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसीज के नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, रिपोर्ट्स के रेफरेंस है, कोई टेबल वहां पर है, कोई बुक में उस टेबल के नीचे कोई रिपोर्ट का नाम लिखा है, तो उस तरह की रिपोर्ट, इंडेक्सेस, ये सब आपको करने होते हैं कवर अप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपने जब भी इस तरह का कोई रिपोर्ट दिखे, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम दिखे, तो उसके अलग से भी नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। एंड न्यूज़पेपर में तो ये रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, तो वहां भी ध्यान रखना आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से ही हमारा जो इंडेक्सेस वाला टॉपिक है इस वीडियोस में, वो अब शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर हमसे पूछा गया है दो स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग, इसको हम एसडीजीज भी बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट वाज सेट इन 2015, ईयर का ध्यान रखेगा, बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी ध्यान रखेंगे। एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है 70, हमसे पूछा गया देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन नंबर। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, सो हमने करेक्ट देखना है इसमें। एंड देखो पहली बात तो ये करेक्ट है कि 2015 में इसे बनाया गया था इसे, लेकिन ये गोल जो सेट करने वाले थे वो था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने टारगेट्स रखे कि हम 17 गोल जो हैं सेट कर रहे हैं। एंड ये 17 गोल्स के बेसिस पे ही हमें बेसिकली देखना है कि किसी कंट्री में कितनी अच्छे से डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई है। ठीक है, सो इसको इन्होंने नाम दिया एजेंडा, एजेंडा 2030 इसको नाम दिया गया, बिकॉज इसका टारगेट है कि 2030 तक हमने जो टारगेट सेट किए हैं इस इन गोल्स के थ्रू वो हम अचीव कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पर हमें आंसर देख लेना है। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया है, ये नहीं हो सकता है फिर हमारा आंसर। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे 17 गोल्स हैं, सो आवर आंसर इज बी। ठीक है, बी जो है करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए फिर आंसर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारी इसकी है जैसे हमने कहा ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट है, एंड ओनली 2। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा इसको, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। एंड सोर्स देख लेते हैं। सोर्स हमारा जो है ये है प्लस अगेन 9th क्लास, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 9। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स वगैरह उस पर ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया था बिकॉज इस तरह की एजेंसीज जो हैं, जो भी न्यूज में भी रहेंगी फर्दर, एनसीईआरटी में जो कवर किए हैं डेफिनेटली कवर करें, लेकिन इसके अपार्ट भी जो भी एजेंसीज के नाम वगैरह आप देखोगे वो आपको करंट अफेयर से ही फॉलो करते रहना है। एंड हो सके तो इसका एक टेबल बना लो, बेस्ट रहेगा, याद करने में भी इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। एंड पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है वो। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, पर कैपिटा इंडेक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कितने साल तक हम लेके चलते हैं किसी कंट्री में कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी या टोटल ईयर ऑफ लाइफ स्पैन किसी इंडिविजुअल का कितना होगा। ठीक है, सो पहले बात तो हमें इसका आंसर कर लेते हैं। यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, लिटरेसी रेट है या एजुकेशन लेवल है या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो सब कुछ होता है, बट इन्वायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो बिकॉज हमसे नॉट पूछा गया, नॉट इंक्लूडेड, तो बी इज आवर आंसर। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
डिटेल एक्सप्लेनेशन में मेन चीज ये है कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, एंड जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था स्क्रीनशॉट में, हमें ध्यान रखना है कि कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है एंड कौन सी रिपोर्ट बना रही है। तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे हमने बात किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। एंड रिसेंटली जो 2019 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो है 129th आउट ऑफ 189 कंट्रीज। इंडिया ने जो है 129 रैंक किया है। दिस इज वे टू शॉर्ट फॉर अ कंट्री, ठीक है, जो कि एक डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में आना चाहता है एंड वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी के बेसिस पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, ठीक है। सो दिस इज देयर इज नीड, दिस इज ऑन सम क्राइटेरिया ऑन विच वी नीड टू वर्क, ठीक है। चलिए अब ये देखो बेसिकली यहाँ पर ना हमें क्लास प्लस वन का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, ये इस टॉपिक से है। एंड यहाँ पे हमें पैराग्राफ दिया गया इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें बेसिकली इंडिया को इन्होंने कंपेयर किया बाकी कंट्रीज के साथ इस पूरे चैप्टर में। तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग जो है इंडिकेटर्स के यहाँ पे रेफरेंस दिए हैं एंड कुछ नहीं भी दिए, लेकिन वो न्यूज में बहुत रहते हैं। तो अब आपको मैं यहाँ से वो सारे इंडिकेटर्स करवाऊंगा जो एग्जाम के लिए हमें यूजफुल है, करंट अफेयर्स में भी आते हैं, यूपीएससी में बहुत बार आ चुके हैं एंड एनसीईआरटी ने भी इन्हें कवर अप किया है, ठीक है। सो एनसीईआरटी ने आपको एक हिंट दे दिया कि वो आपसे चाहता है कि आपको इन इंडिकेटर्स के बारे में पता हो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो हमें एनसीईआरटी को एक काइंड ऑफ गाइड भी यूज करना है कि ये हमें गाइड कर रहे हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय। अब सारे फैक्चुअल क्वेश्चन चलेंगे हमारे पास। बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये कौन रिलीज कर रहा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। इसे भी जो रिलीज करता है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा डिटेल और दिया गया है। 1995 से ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब उसके साथ ही उन्होंने ये जेंडर रिलेटेड जो है इंडेक्स भी अब रिलीज करना शुरू किया है, ठीक है। अगेन वहीं पर अब हमने बस हिंट ले लिया है, अब हम सभी क्वेश्चन कवर अप करते हुए चलेंगे। इंडिकेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कौन रिलीज करता है इस पे, डायरेक्टली हम आंसर पे आएंगे। इट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो डी हमारा आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है कि ये रिपोर्ट जो है जॉइंटली पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू, एंड साथ में इसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। सो ये 2000 से हमने इस प्रोसेस को शुरू किया है, इस रिपोर्ट को रिलीज करना, ऑन विच बेसिकली वी इवेलुएट द नेशंस एंड देयर एफर्ट फॉर रिड्यूसिंग द हंगर इंसिडेंस ऑफ हंगर इन देयर कंट्रीज, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सोर्स आपको मैंने बता दिया, अब हमारा बस ये एक हिंट हमें मिल गया, अब इसी से हम आगे क्वेश्चन फ्रेम करते चले। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे पास, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग हमें पूछा गया है। ये बेसिकली भूटान का एक इनोवेटिव आइडिया दिया गया था, बिकॉज दे इंस्टेड ऑफ हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। तो वहीं से ये हमने ये इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया गया कि हम इस चीज पे काम करें। सो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट मोबिलाइजेज ग्लोबल साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एक्सपर्टीज to promote practical problem solving for sustainable development goals, ठीक है। Second, it is released by Sustainable Development Solution Network for the United Nations, इसे भी हम देख लेंगे। In the recent report of 2000, बेसिकली एक हमें क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज अभी मार्च 2020 में ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे एक और चीज पूछी गई, इंडिया का रैंक यहाँ पे दिया गया 144, ये भी हमने देख लेना है। यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली आंसर पे आऊँ
तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये यूनाइटेड नेशन के लिए काम करता है एंड ये अपनी इस रिपोर्ट में बेसिकली हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये यही चीज हाईलाइट करते हैं कैसे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एफर्ट से हम हैप्पीनेस को या ग्लोबल या फिर ग्लोबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये भी ये थोड़ा सा फैक्चुअल है बट रिसेंट रिपोर्ट्स में ऐसा डेटा जो है एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंडिया का जो है अभी रैंक है 144 है। ठीक है, 144 रैंक है 2020 में। ये पहले जो रैंक था इंडिया का यहाँ पे 140 था, तो वी हैव डाउनग्रेडेड। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट देख लेने कौन से करेक्ट है हमारा। इसमें हमारा आंसर जो है वो डी है। ठीक है, डी आंसर हम मार्क करेंगे इसमें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया तो इसमें फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन हमारा चैप्टर 10 है, ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। इसमें बड़े सारे कंपैरेटिव इंडिया को नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से, चाइना से कंपैरिजन दिया गया है, श्रीलंका से कंपैरिजन किया गया है इंडिया का, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये भी एक रिपोर्ट है और हमसे पूछा गया कौन इसे रिलीज करता है। डायरेक्टली आंसर पे आते हैं, इसे रिलीज करने वाला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ। आईएमएफ इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। एंड इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस है वो सारे कवर अप हो गए। ठीक है, सोर्स आपको सेम ही रहेगा। अब बेसिकली इस पूरी सीरीज में इकोनॉमी का इस इकोनॉमी जो सेक्शन है हमारी इस सीरीज का एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज, इस वीडियो के साथ, इस क्वेश्चंस के साथ इस सीरीज में इकोनॉमी का सेक्शन का एंड हम कर रहे हैं। खत्म हो गया हमारा सेक्शन यहाँ पर। कुछ भी क्वेरी कंसर्न आपका होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड प्लस इसमें एक और चीज, आई होप कि आपको इकोनॉमी को कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी से वो समझ में आ गया। एनसीईआरटी अभी हमें तक इकोनॉमी अदरवाइज कई स्टूडेंट को बहुत टफ लगती है, लेकिन एनसीईआरटी इज द की जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है कैसे इजीली आपको एनसीईआरटी को खत्म करना है एंड एनसीईआरटी से कैसे आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज जो है हेल्पफुल लगी होगी। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जाके हमें सेशन दीजिएगा, जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेरी कंसर्न्स हैं आपके, वो भी जरूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। दिस इज दीपक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।